हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक्से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट को कवर कर रहे थे और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट को कवर। जितने भी कर्व्स होते हैं इससे रिलेटेड, जो भी कंडीशंस होते हैं कि कब किसी फॉर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या शटडाउन पोजीशन आ जाएगी, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेके चलती हूँ मैं आपको पहले डायग्राम की तरफ जो मैंने बेसिक बनाया है। आज इसमें हम ये चीजें कवर करने वाले हैं, परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक को। मोनोपोली एंड ओलिगोपोली ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। जिसने भी ये वीडियोस कवर नहीं करी है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगी आपको वो वाली वीडियो भी आप देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक समअप दे देती हूँ कि मार्केट वैसे होता क्या है, कि हम मार्केट को क्या कहेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि मार्केट होने के लिए बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर शॉप होनी चाहिए तभी हम उस चीज को मार्केट बोलेंगे। मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने या खरीदने के लिए। आप देख सकते हो आजकल ऑनलाइन का जमाना है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सारी ही एप्स क्या है, हमें एक मार्केट ही तो प्रोवाइड करी है सेलर को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और बायर उसके थ्रू के उस ऐप के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या होता है? परफेक्ट मार्केट एक ऐसा फॉर्म है मार्केट का जहाँ पे देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है? होमोजीनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड ओवर हियर। होमोजीनियस मतलब, जैसे हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया, होमोजीनियस मतलब होता है सेम टाइप ऑफ गुड, जो सिमिलर होता है। सारे फर्म जो है एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बेच रही होगी। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल बायर एंड सेलर का कोई रोल नहीं होता है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है? इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ द मार्केट। अब फोर्सेस कौन कौन से होते हैं मार्केट के अंदर, कि सप्लाई कितनी हो रही है एंड डिमांड कितनी हो रही है। तो जो हमारा प्राइस है इस मार्केट के अंदर वो कैसे डिसाइड होता है? सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू प्राइस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, होमोजेनियस प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहा होगा। इस कर्व को मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये हमारा जाता है सप्लाई कर्व, ये हमारा जाता है डिमांड कर्व। तो ये जो होता है हमारा क्या होगा, प्राइस सेट हो जाता है इस मार्केट के अंदर, और ये जो अगर नीचे आएगा तो हम नीचे एक्स एक्सिस पे क्या सेट करते हैं, अपनी क्वांटिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मार्केट, परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का डेड वेट लॉस नहीं होता है, नो डेड वेट लॉस। अब ये डेड वेट लॉस है क्या, कि मतलब डेफिनेशन क्या है इस चीज की? देखिए, डेड वेट लॉस एक ऐसा लॉस है, या आप कह सकते हो सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ जाती है। किस वजह से? मार्केट इनएफिशिएंसी की वजह से सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ जाती है। सोसाइटी में कौन कौन रहता है? देखो, कंज्यूमर रहता है और प्रोड्यूसर रहता है। तो मार्केट इनएफिशिएंसी मतलब कि कंज्यूमर को मे बी ज्यादा प्राइस पे करना पड़े, तो वो कंज्यूमर का लॉस हो गया। प्रोड्यूसर का लॉस कैसे हो सकता है? कि उसने कमी आउटपुट प्रोड्यूस किया, वो ज्यादा भी कर सकता था, अपने रिसोर्सेज को और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकता था, तो वो प्रोड्यूसर का लॉस हो गया। जब हम इसे मिला लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेड वेट लॉस बन जाता है, अ कॉस्ट टू सोसाइटी दैट इज क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी। किसी भी तरीके का डेड वेट लॉस परफेक्ट मार्केट के अंदर नहीं होता। इसके फीचर्स देख लेते हैं जल्दी से। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, बहुत सारे बेचने वाले होंगे। देयर इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे सोल आउट हो रहा होगा। परफेक्ट नॉलेज, सारे के सारे बायर्स पे, सारे के सारे सेलर्स के में परफेक्ट नॉलेज होगी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द मार्केट, किस तरीके का प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिक रहा है, इसकी क्या कॉस्ट है एंड सो ऑन। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जब मर्जी चाहेगी कोई भी फर्म एंटर कर सकती है परफेक्ट मार्केट में, जब उसे लगेगा यहाँ पे फायदा हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जब उसे लगेगा कि इस मार्केट के अंदर लॉस ही लॉस हो रहा है, शटडाउन की पोजीशन आ रही है, तो वो उस फर्म को, उस मार्केट को छोड़ के चली जाएगी। परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब क्या होता है? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे क्या होते हैं? परफेक्टली मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो जाते हैं विद द सेम कॉस्ट। सेम हमें पैसे चार्ज करने पड़ते हैं उस चीज के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं? एक होता है हमारा लैंड, देन लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी फर्म में एटलीस्ट ये तो हमारे लग ही रहे होते हैं, ये चार चीजें हमारी इंगेज होती ही होती है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप कहीं से भी ये जो है खरीद लो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, आपको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेम रेट पे सेल आउट हो रहा होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, मैं आप जितनी भी फर्म है इस मार्केट के अंदर सारे की सारी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में बिलीव करती हैं। ना तो मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करी, ना आपने मेरे साथ पार्टनरशिप करी है। मैं डिसाइड करूंगी कि उस प्राइस पे मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी है, आप अपना डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्म्स इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करती हैं। नेक्स्ट वन इज, ये मैंने अभी आपको समझाया, जैसे कि प्राइस हमें पता है यहाँ पे कैसे डिसाइड होते हैं, बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, जो फर्म होता है प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब उसे प्राइस दिए जा रहे हैं, कौन दे रहा है, मार्केट फोर्सेस दे रहा है। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं, ना कि फर्म डिसाइड करती है। फर्म यहाँ पे प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस और समझा दूं, इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क होता है। देखो, इंडस्ट्री एक बिगर कॉन्सेप्ट है और फर्म एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंडस्ट्री एक बिगर पार्ट एंड वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होंगी, ये क्या होंगी, ये फर्म्स होती है। तो इंडस्ट्री बड़ा पार्ट हो गया, फर्म उसके अंदर ही इंक्लूड, ठीक। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये जो चार्ट है, टेबल जो है, ये मैंने आपको समझाने के लिए प्लॉट करी है, वैसे आपने इसको पहले भी स्टडी करा होगा। पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस सेम रहेगा, राइट, क्योंकि सभी सारे के सारे सेलर उसी प्राइस पे बेच रहे होंगे। उन्हें क्या डिसाइड करना है, क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि उस प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस क्या है, 10 10 10 10 सेम है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 10 रुपए पे एक क्वांटिटी बेचना चाह रहे हो, 10 पे 2 बेचना चाह रहे हो, 10 पे 3 बेचना चाह रहे हो, या क्या बेचना चाह रहे हो, ये आपका डिपेंड करता है। टोटल रेवेन्यू मतलब आपको कितना टोटल फायदा हो रहा है, ये कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। इसको इससे इंटू कर लो, आपको ये थर्ड वाला कॉलम मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब ऑन एन एवरेज आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना फायदा हो रहा है। ये कैसे निकालते हैं, टीआर अपॉन क्यू। टीआर को क्यू से डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। देन आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा 1 यूनिट सेल करते हो तो आपको तब कितना फायदा होता है एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट करने पे। ये कैसे निकालते हैं कि पहले मैं एक का टीआर निकाल लूंगी, दूसरे का टीआर निकालूंगी, 2 आउटपुट बेचने पे। जैसे आप देखो यहाँ पे 1 क्वांटिटी बेचने पे आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा था टोटल रेवेन्यू, 2 क्वांटिटी बेचने पे 2 यूनिट की आपको मिल रहा था 20 रुपए। तो ये क्या होता है, एडिशनल बेचने पे कितना फायदा हुआ, तो 20 में से 10 माइनस करोगे आपको मिल गया 10, इसको माइनस करते चलो तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो 10 को हमें किससे माइनस करना पड़ेगा, 0 से, इसलिए यहाँ पर भी आया 10। आपने इस पूरी टेबल में एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, प्राइस जो है मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। एवरेज रेवेन्यू भी किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के। सब किसके इक्वल है, 10 रुपए के इक्वल सब चीजें हैं। तो इन मार्केट, परफेक्ट मार्केट, यहाँ पे प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR, यही चीज मुझे आपको समझानी थी, ठीक है। अब हमारी केस आता है कि कैसे कंडीशंस बताइए। इन कंडीशन से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। कंडीशंस क्या है, फर्म कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, मिनिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस होगा एंड शटडाउन होगा। अब समझते हैं। देखो, जब आप प्राइस सेट करोगे एसी के ऊपर, मतलब प्राइस आप कैसे सेट कर रहे हो कि एसी के ऊपर सेट कर रहे हो, आपको एवरेज कॉस्ट तो मिल ही रही है, आप उससे ज्यादा कमा रहे हो, प्राइस ऊपर सेट कर रहे हो कि कस्टमर उसको ज्यादा पे कर रहा है, तो आपको क्या होगा उस केस में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब आप प्राइस को एवरेज कॉस्ट के इक्वल सेट कर दोगे तो आपको क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब आप प्राइस को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर सेट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट आ गई अब यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, मिनिमम लॉस होगा। जब आप इसको इक्वल सेट करोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा। यहाँ तक भी चलो जिल जाएगा। अब शटडाउन की पोजीशन कब आती है, जब आपने अपना प्राइस इतना कम सेट कर दिया कि आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होगा, अब कंपनी के बंद होने की टाइम आ चुका है, कंपनी शटडाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर
नहीं कर पा रही। तो दीज आर दी 5 कंडीशन जो पेपर में हमें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इसको आपको समझना है अच्छे से। अभी मैं कर्व के थ्रू भी समझाऊंगी कैसे डिटरमाइन होता है। यहाँ वाली ये वाली टेबल भी सेम है, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है, बस चेंज क्या हुआ है यहाँ पे AR को मैंने प्राइस की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे AR लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा, अभी आपने टेबल में से देखा प्राइस किसके इक्वल था, AR के इक्वल था। तो अगर प्राइस के पर्सपेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछे तब भी वही आंसर रहेगा, AR के पर्सपेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी वही सेम कंडीशंस रहेंगी। AR को हम प्राइस के इक्वल क्यों डालते हैं, क्योंकि AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR अपॉन Q, और TR का क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू P अपॉन Q। Q से Q काटा, आपको क्या मिल गया, P। तो प्राइस विल बी इक्वल टू AR। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे जो देख रहे हो मैंने प्राइस को AR से रिप्लेस किया है, बाकी सारा का सारा चार्ट सेम है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में भी पूछे गए हैं और 20 वाले अटेम्प्ट में भी पूछे गए। अब हमारी दो मेन कंडीशंस आती हैं जो सारे ही कंपटीशन के लिए सेम रहती है। MC इज इक्वल टू MR। MC जो है वो MR के इक्वल होना चाहिए, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पे क्या होगा, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सेकेंड कंडीशन जो है मेरी वो क्या है, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। MC जो है वो MR को कट करेगी नीचे से, और MC मस्ट राइजिंग, या फिर MC राइज करना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है। इस केस में प्रॉफिट तो होगा ही होगा, साथ में फर्म को क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी आ जाती है। तो दीज आर दी 2 कंडीशंस जो हमसे पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। नाउ ये सारे कर्व हैं जो मैंने हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कराए हैं। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगी भी कि कैसे कर्व बनते हैं, एक्चुअल में कैसे निकाले जाते हैं। एक बार मैं समझाऊंगी, एक बार इसे आप घर से खुद से बनाइएगा। आपको मतलब कर्व इतने अच्छे से समझ आ जाएंगे कि आपको फ्यूचर में किसी की हेल्प लेने की नीड नहीं रहेगी। तो ये आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, जिससे कि सारी चीज की क्लैरिटी हो जाए। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखो वो तो शॉर्ट रन के कर्व थे, ये है हमारा लॉन्ग रन में। जितनी भी फॉर्म्स होंगी जिनको शटडाउन पोजीशन पे आ जाएंगी, मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा, मिनिमम लॉस होगा, वो तो छोड़ के चली जाएंगी लॉन्ग रन में। जिन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा उन फर्म्स को देख के और फर्म अट्रैक्ट हो जाएंगी और इस मार्केट में एंटर हो जाएंगी। इस वजह से लॉन्ग रन में सिर्फ फर्म्स को क्या मिलता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अब मैं आपको समझाऊंगी सारे के सारे कर्व, जितने भी कर्व होंगे वो हम समझेंगे वन बाय वन कि कैसे बनाने होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इन कर्व को कैसे प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कर्व समझाऊंगी जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जो सबने बनाया होता है। लाइक दिस इज माय कर्व, यहाँ पे आता है हमारा प्राइस और नीचे हमारा क्या आता है, क्वांटिटी, है ना। ये तो हमने पढ़ा है, डिमांड कर्व में भी यही पढ़ते हैं। अब आपको मैंने चीज बताई कि परफेक्ट मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहता है। अगर हम उस टेबल पे भी जाए तो हमारा प्राइस कितना आ रहा था, 10। आपकी मर्जी है कि आप इस 10 रुपए पे कितनी क्वांटिटी बेचो। आपकी मर्जी है कि आप इस 10 रुपए पे कितनी क्वांटिटी बेचो। मे बी आप एक ही क्वांटिटी बेच रहे हो, मे बी आप 2 क्वांटिटी बेच रहे हो, मे बी आप 3 क्वांटिटी बेच सकते हो, 4 क्वांटिटी बेच सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन दी फर्म। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो किसके इक्वल होता है, AR के। इट विल बी इक्वल टू MR और इट विल बी इक्वल टू MC। क्यों? क्योंकि मैंने पहली कंडीशन आपको बताई कि MR किसके इक्वल होना चाहिए, MC के इक्वल होना चाहिए। अब मुझे MC कर्व भी बनाना पड़ेगा। चलो MC कर्व बना लेते हैं हम फटाफट से। ये मेरा बन गया MC कर्व। अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे जब कट करता है MC, जब MR को कट करता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी फर्म को देखो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इस वाले पॉइंट पे भी और इस वाले पॉइंट पे भी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा। फर्म यहाँ पे भी क्वांटिटी सेल कर सकती है Q1 और यहाँ पे भी क्वांटिटी सेल कर सकती है, दैट इज Q2। Q1 कायदे से नहीं सेल करेगी और फर्म क्यों नहीं सेल करेगी, क्योंकि अगर वो Q1 ही प्रोड्यूस करती है तो फर्म के पास क्या रह जाएंगी, उसकी रिजर्व कैपेसिटी रह जाएगी। मतलब वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी अगर वो इतनी सेल करती है। इस वजह से वो कहाँ पहुंचेगी भाई, Q2 सेल करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे भी हो रहा है। तो वो क्या चाहेगी, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लूं। तो यहाँ पे वो सेल आउट करेगी, मतलब Q2 वो सेल करेगी। इस पॉइंट पे जो फर्म के रिसोर्सेज होंगे वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। वहां करती तो उसकी रिसोर्सेज बच जाते, इसका मतलब
रिजर्व हो जाते हैं। यहाँ वो करेगी इस वजह से क्योंकि उसके रिसोर्सेज जितने भी होंगे वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन मेरी क्या थी, एमआर मस्ट कट एमसी, जो एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, ये मेरी कंडीशन थी फ्रॉम बिलो। इट मस्ट बी राइजिंग, इट मस्ट बी क्या होना चाहिए भाई, एमसी को राइज होना चाहिए, यही तो मैंने अभी पढ़ाया आपको। अब देखो यहाँ पे फॉर सपोज आप कह रहे हो कि Q1 प्रोड्यूस करे, तो यहाँ पे तो भाई एमसी गिर रही है, यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस कर सकती है, यहाँ पे आओगे तो देखो एमसी बढ़ रही है। इस अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा फॉर्म का वो कहाँ पे होगा, Q2 पॉइंट पे होगा। तो दिस इज माय बेसिक कर्व जो मुझे आपको समझाना था। जो ये P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी रहती है वो क्या रहेगी, इंफिनिटी रहेगी, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट ही रहना है ना, क्वांटिटी शिफ्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी आप कितना सेल आउट कर सकते हो। अब मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट कर्व जो मैंने अभी समझाया कि कब उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कब नॉर्मल प्रॉफिट होगा एंड सो ऑन। देखते हैं एक एक करके कर्व बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट का, यहाँ पे बनाएंगे मिनिमम लॉस का, मिनिमम लॉस। ठीक है, अब पहले मैं कंडीशंस लिख लेती हूँ, अभी जो मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाई। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब हम प्राइस सेट करते हैं एसी से ऊपर ज्यादा। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब हम प्राइस सेट करते हैं एसी के इक्वल। मिनिमम लॉस कब होता है, जब हम प्राइस सेट करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा। राइट, तीनों डायग्राम बनाऊंगी मैं वन बाय वन, फिर देखना आप कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। राइट, इसको ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करोगे, कर्व्स बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं बनाती हूँ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसको हम कट करेंगे, क्या चीज कट करेगी भाई, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कट करती है। अब मैं आपको एक चीज पहले बेसिक में डिटेल में समझा दूं, ये जो कट कर रही है ना एसी पॉइंट, अब ये जो चीज निकल के आती है यहाँ से हमें क्या मिलती है, कॉस्ट मिलती है कि फर्म को इतनी कॉस्ट लग रही है वो चीज प्रोड्यूस करने में। अब आप इस कर्व को नीचे ले आओ तो आपको पता चल जाएगा कितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और बेच रहे हो। राइट, अब जो मेन पॉइंट है हमें समझना है कि मैं प्राइस किस हिसाब से सेट करूं। आपको एसी के ऊपर लेके जाना है, क्यों, क्योंकि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ से ऊपर आप क्या सेट कर दोगे, प्राइस, और ये जो मेरा पार्ट हो गया ये मेरा क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट हो गया। सिंपल है, कर्व बनाने बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। यहाँ पे भी सेम चीज है, सबसे पहले मैं बनाऊंगी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इसको कट करेगी मेरी क्या चीज, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब वही चीज मैं आपको समझा दूंगी, जो ये कट करती है एसी वाला जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे कट, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, कॉस्ट पता चलती है। क्या पता चलती है, कॉस्ट पता चलती है। इसको आप नीचे लेके आते हो तो आपको पता चलती है क्वांटिटी, कि आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हो या सेल करने वाले हो। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब वो कॉस्ट के इक्वल क्या डालेगा, प्राइस को डालेगा। जो प्राइस हो रहा होगा वो कॉस्ट के इक्वल डाल देगा। कॉस्ट के इक्वल मुझे क्या रखनी है, अपना प्राइस सेटअप करना। इस अकॉर्डिंग मुझे नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ना तो मेरा फायदा हो रहा है यहाँ पे, ना ही मेरा नुकसान हो रहा है। जितना मेरा प्राइस सेट मैंने उस अकॉर्डिंग किया जितनी मेरी कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा एक तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब पिक्चर में देखो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, तो मुझे एक कर्व बनाना होगा शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। इसे कट करेगी, क्या चीज कट करेगी, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी। अब मैं दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो ये जो एवरेज कॉस्ट को कट कर रही होती है, यहाँ से मुझे क्या मिलती है, सबसे पहले कॉस्ट। जब मैं इस चीज को नीचे लेके आती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलती है, मेरी क्वांटिटी। अब यहाँ पे मुझे मिनिमम लॉस की सिचुएशन बतानी है आपको, तो मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो यहाँ पे है ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसके ऊपर सेट कर लो कहीं पे भी, तो मैंने यहाँ सेट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हो रहा होगा, ये फर्म को क्या हो रहा होगा, मिनिमम लॉस हो रहा होगा इस केस के अंदर। ये मैं रफ कर्व बना रही हूँ, इसलिए आप सोच रहे होगे ये लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स में देखना स्ट्रेट लाइंस जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कर्व समझते हैं। नेक्स्ट कर्व हमारे कौन कौन से बचे हैं, हमारे बचे मैक्सिमम लॉस का कर्व, एक बचा है मेरा शटडाउन पॉइंट वाला कर्व, और एक बचा है मेरा लॉन्ग रन कर्व, कि लॉन्ग रन में क्या होता है कंपनी। इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब आप प्राइस को सेट करोगे अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल।
शट डाउन पॉइंट कब आ जाता है? जब आप प्राइस सेट करते हो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे, आप ऐसे सेट कर देते हो कि आपको वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही है, रिकवर ही नहीं हो पा रही है। लॉन्ग रन कर्व में हमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया सारी फर्म्स तो भाग जाती है, सिर्फ वो फर्म टिकती है जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। मतलब लॉन्ग रन में उन फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अचीव हो पाता है। नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन है, आपको प्राइस किसके इक्वल सेट करना है, एसी के। सिंपल, ये चीजें मैंने ड्रॉ कर दी। अब सेम है, डायग्राम्स बना लेते हैं फटाफट से, तीनों कर्व बनाएंगे जल्दी जल्दी। अब क्या करना है, मुझे कर्व बनाने हैं। सबसे पहले मैं बनाती हूँ भाई अपना एवरेज कॉस्ट, देन मैं बनाऊंगी अपना वेरिएबल कॉस्ट, देन हम बनाते हैं इसको कट करता है, कट कौन सी भी करते हैं, हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तीनों में यही बना दूं मैं, तीसरे में वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। ये दोनों की बात कर लेते हैं पहले, मैक्सिमम लॉस और शटडाउन पॉइंट। यहाँ पे भी हमारा ये बनेगा, यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनेगा, और इसे भी कट करेगी कौन सी कर, मार्जिनल। अब आ जाओ फटाफट से, हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आना है पॉइंट। जो ये एवरेज कॉस्ट होता है, ये तो हमारी क्या होती है भाई, कॉस्ट हो जाती है, इतनी हमारी कॉस्ट लग रही है। इसको नीचे लेके आने में हमें पता चलती है क्वांटिटी, कितना आउटपुट हो रहा है हमारी कंपनी। अब मुझे मैक्सिमम लॉस की सिचुएशन आपको समझानी है, मतलब मेरे को प्राइस सेट करना पड़ेगा किसके इक्वल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी ये आ रही थी, इसके इक्वल सेट कर दो अपना प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी को मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में आ जाओ। ये मेरा एवरेज कॉस्ट था, ये कट कर रहा था, ये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। इसको नीचे लेके आई, मुझे पता चली मेरी क्वांटिटी। अब मुझे शटडाउन पॉइंट दिखाना है, मतलब प्राइस को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे सेट करना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, इससे नीचे सेट कर दो प्राइस को, तो इस केस में कंपनी क्या होगी भाई, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे। नाउ लॉन्ग रन कर्व, लॉन्ग रन कर्व में देखो वेरिएबल कॉस्ट का कोई रोल नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बनाऊंगी, मैं सिर्फ एवरेज कॉस्ट बनाऊंगी। इसे कट क्या करता है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट करता है। ये जो निकल के आता है, सिर्फ पॉइंट होता है, ये हमारी होती है कॉस्ट, और इसको नीचे लेके आने पे मुझे पता चलती है मेरी क्वांटिटी। लॉन्ग रन में मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इस वजह से मुझे कॉस्ट के इक्वल क्या डालना पड़ेगा, अपना प्राइस सेट करना पड़ेगा, तो ये मेरी कंडीशन बन जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट की। आई होप आपको सारे ही कर्व बहुत अच्छे से समझ आ गए हो, बनाने आ गए हो, क्योंकि पेपर में तो हमसे कंडीशंस पूछी जाती है, लेकिन अब आप जब आगे जाके पढ़ाओगे तो आपको समझाने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए ना कि कैसे उस चीज को आप कन्वे करोगे दूसरे को। इस वजह से ये चीज आपको आनी चाहिए अच्छे से कर्व बनाने। नेक्स्ट हम करेंगे अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट। परफेक्ट मार्केट कंप्लीट हो गया है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट परफेक्ट मार्केट का और मोनोपोली मार्केट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स परफेक्ट मार्केट के होते हैं और कुछ फीचर्स मोनोपोली मार्केट के होते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, लेकिन जो सेलर्स होंगे वो किस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो डिफर कर रहा होगा किसी ना किसी फॉर्म में, कोई एडिशनल फीचर जरूर होगा उनके प्रोडक्ट में। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले मार्केट के अंदर, जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है कंपनी, वो कैसे करती है, थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने बहुत सारे टूथपेस्ट के नाम सुने होंगे, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप एंड पतंजलि एंड सेंसोडाइन। सारे ही टूथपेस्ट का बेसिक रोल एक ही है, सबका मेन रोल एक ही है, बट वो क्या करते हैं अपने टूथपेस्ट में कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं। जैसे पतंजलि वाले कहते हैं कि हमने आयुर्वेदिक का यूज किया है, क्लोजअप के लिए हम क्या कहते हैं, ब्राइटनिंग टीथ के लिए हम क्लोजअप यूज करते हैं। तो हर एक अपने अपने एक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, फीचर एड ऑन कर देता है, आपको डिफरेंशिएट दिखाता है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे सेलर से डिफरेंशिएटेड है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे सेलर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कहूँ। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये मार्केट में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, अभी बताया बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, बहुत सारे बेचने वाले। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, प्रोडक्ट को आप डिफर कर रहे हो दूसरे बंदे से कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे वाले से अलग है, बट ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। भाई पेप्सोडेंट नहीं मिला मुझे कभी तो मैं क्लोजअप ले आऊं, है ना, यही तो होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। क्यों करती है कंपनी एडवर्टाइजमेंट? आप मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किसी और से अलग हूँ।
क्योंकि मैं आपको कन्वे करूंगी ना, कैसे कन्वे होगा, एडवर्टाइजमेंट करके कन्वे करूंगी। जितनी भी फर्म्स होती है मोनोपोलिस्टिक के अंदर वो हैवी एडवर्टाइजमेंट करती हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे सेलर से अलग है, इस वजह से उनकी सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई रहती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, मतलब आपकी डिमांड कब बढ़ेगी, जब आप प्राइस गिराओगे आपकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नॉन प्राइस कंपटीशन, जो फर्म होती है वो प्राइस के ऊपर compete नहीं कर रही होती है, अदर फीचर पे compete कर रही होती है। लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ कि मैं आपको आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड कराऊंगी। ये मैं कैसे कन्वे करूंगी, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अपना जो फर्म की आप कह सकते हो रेपुटेशन होगी वो इसके थ्रू बिल्ड करूंगी, इस पे कॉम्पिटिशन करूंगी रादर देन ऑन प्राइस। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जब चाहे फर्म आ सकती है, जब चाहे वो जा सकती है, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है बट नॉट दैट मच, इन मोनोपोली में जितना होता है उतनी नहीं होती। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ उनको एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है वो डिफर होती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशिएशन। ठीक है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ना तो सेलर को परफेक्ट नॉलेज होगी ना ही बायर को परफेक्ट नॉलेज होगी रिगार्डिंग दी मार्केट, क्या चल रहा है मार्केट में क्या नहीं। नेक्स्ट इज, ये चीज मैंने आपको इसलिए डाली है, सेम टेबल है ऑलमोस्ट, पैटर्न सेम है, समझाऊंगी मैं कुछ नहीं, बस एक चीज समझानी है यहाँ पे। आप देखो मैंने अभी बताया मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट तब बिकेगा मार्केट में जब आप उसके प्राइस डाउन करोगे। देखो यहाँ पे धीरे 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 करके क्या हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, तभी तो क्वांटिटी बढ़ी है, प्राइस गिराओगे तब क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्राइस गिराने पे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे भी एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो प्राइस किसके इक्वल है, एआर के इक्वल है ना। क्यों इक्वल है, वो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया उसी वजह से हमेशा प्राइस विल बी इक्वल टू दी एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट चीज, अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से बनना है ये, उसके बाद हम चलेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। जल्दी से बना लेते हैं, एक ही कर्व बताऊंगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, बाकी आपको सेम ही है, बस आपको आना चाहिए, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस सेट कर रहे थे बस वैसे ही करना है। एक डायग्राम कन्वे कर देती हूँ आपको कैसे बनना होता है। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर आप इसी टेबल को, ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसको प्लॉट करोगे तो आपको इस तरीके के कर्व मिलेंगे। यहाँ पे आपका आएगा AR, इसके नीचे आपका आता है MR, राइट। आप इसको प्लॉट करके देखना, आपको इसी तरीके के कर्व मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या हो रही होगी भाई, कहीं ना कहीं तो मेरी एवरेज कॉस्ट भी आ रही होगी, और इसको कट करने पे मेरे को क्या मिलती है, मार्जिनल कॉस्ट आती है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी मेरा प्राइस एंड कॉस्ट को मैं डिनोट करती हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया परफेक्ट कंपटीशन में जब ये कट करी होती है AC, तो यहाँ पे क्या आता है भाई, ये मेरा आती है कॉस्ट कंपनी की निकल कर, इसको नीचे ले जाओ तो ये चीज मेरी क्या मिल जाती है, मुझे क्वांटिटी मिल जाती है, राइट। अब AR की इक्वल मुझे प्राइस सेट करना है, अभी हमने समझा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाओ और AR तक पहुंचाओ, यहाँ तक लेके आओ। इस यहाँ जब आपको ये आ जाएगा तो ये आपको क्या निकल के आएगा, प्राइस निकल के आएगा। आपने एवरेज कॉस्ट से ऊपर प्राइस सेट किया, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्राइस को एवरेज कॉस्ट से ऊपर सेट कर रही हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो चीज होगी ये मेरे को क्या हो जाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी। एक चीज और समझानी है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये मेरा क्या होता है, डेडवेट लॉस होता है। डेडवेट लॉस क्या होता है, कंज्यूमर का लॉस प्लस प्रोड्यूसर का लॉस। यहाँ पे देखो अगर आप कॉस्ट के इक्वली सेट कर देते, यहाँ पे प्राइस सेट कर देते तो कंज्यूमर को कम पे करना पड़ता, इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर का लॉस हो रहा है। प्रोड्यूसर का क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता था, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसके जो रिसोर्सेज है वो अनयूटिलाइज्ड है, मतलब प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। इसलिए मोनोपोलिस्टिक में भी और मोनोपोली में भी क्या आता है, डेडवेट लॉस आता है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का कर्व ऑलमोस्ट सेम बनता है, सिर्फ फर्क क्या होता है, ये जो है हमारे ज्यादा मतलब आप कह सकते हो नीचे आते हैं। ठीक है, फर्क बस इतना सा है, बाकी सारी चीजें सेम है, इसलिए मैं वो चीज नहीं समझा। आई होप आपको सारे ही कर्व की क्लैरिटी आज मिल गई। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, और ये मैंने आपको सारे मार्केट्स का एक स्नैपशॉट दे रखा है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सम अप करके दिया है कि किस कब कौन सी फर्म में क्या क्या चीजें होती हैं।
ये भी और ये भी, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप घर से पढ़िएगा डिटेल्ड में सारे पॉइंट्स। आगे चलते हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट हुआ है उसी का क्वेश्चन है। मैं कंडीशंस समझाऊंगी पहले कि कैसे आया ये आंसर। बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट बताना है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का, जहाँ पे पी जो है वो एमआर के इक्वल है और एमसी के इक्वल। चलो कंडीशंस लिखते हैं कि ये कंडीशन जो दे रखी है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में वो किस किस की कंडीशन है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब प्राइस एबीसी के इक्वल होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, तो बताओ कंपनी को क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, मैक्सिमम लॉस होता है कंपनी। जब प्राइस जो है वो कम सेट करते हो एबीसी से कम सेट करो, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शट डाउन पॉइंट हो जाता है। जब आप प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इक्वल टू भी आ गया तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा। जब आप प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर सेट कर रहे हो, जब ग्रेटर करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम लॉस होता है। अब आप मुझे बताओ कि फर्म के अकॉर्डिंग आप कौन सी सिचुएशन चुनोगे। लॉस चाहोगे, मैक्सिमम लॉस नहीं। शटडाउन पॉइंट चाहोगे, नहीं। मैक्सिमम लॉस चाहोगे, नहीं। इसलिए जो ऑप्टिमम पॉइंट हुआ इस केस में वो क्या हुआ, 1610 इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस हिसाब से मैं कह रही हूँ आपको कंडीशंस पढ़नी बहुत जरूरी है, कंडीशन से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको बताना है कि लॉन्ग रन में क्या होता है। लॉन्ग रन में देखो क्या होता है, सिर्फ फर्म क्या कमा पाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट में मतलब प्राइस आप किसके इक्वल सेट कर रहे हो, एवरेज कॉस्ट के इक्वल सेट कर रहे हो। देखो एआर को क्या बोलते हैं, प्राइस ही बोलते हैं। प्राइस विल बी इक्वल टू एसी इक्वल टू एमआर इक्वल टू एमसी। ये तो मेरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, ए क्यों नहीं हो सकता, व्हेन एमसी इज लोएस्ट। एमसी लोएस्ट नहीं होती, एमसी राइज कर रही होती, इस वजह से ये गलत हो गया। ए भी इसी वजह से गलत हुआ है कि एमसी इज लोएस्ट। अब ये कह रहा है एमसी एमआर इक्वल टू एमसी, ये तो भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है। ये कहाँ लिखा है कि प्राइस विल बी इक्वल टू एसी। प्राइस के बारे में तो कहीं बात ही नहीं हो रही, वो कहाँ बात हो रही है, डी ऑप्शन में बात हो रही है। इसलिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला। फोर्थ वाला भी होमवर्क है आपका, फिफ्थ वाला भी होमवर्क है, सिक्स्थ वाला भी होमवर्क है, सेवेंथ वाला मैं समझाऊंगी आपको, इसमें भी कंडीशन पे क्वेश्चन आ रखा है। आपको बताना है मोनोपोली फर्म के बारे में कि कब कौन सी सिचुएशन सही है, वही कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अभी नीचे से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चलो कि एआर अगर इक्वल टू होगा एसी से, प्राइस इज इक्वल टू एआर ना, तो प्राइस मतलब एआर ही है। प्राइस अगर एआर एसी के इक्वल है तो आपको एब नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना। एब नॉर्मल मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है। क्या होता है जब आप इक्वल सेट करते हो, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर आपने प्राइस को एसी से ज्यादा सेट किया है तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नहीं, आपको क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये भी गलत। जब आपने एआर को एसी से कम सेट किया है और इक्वल टू सेट किया है, कम सेट करने पे तो मुझे लॉस होता है मिनिमम, तो ये भी गलत हो गया। सारे पॉइंट तो गलत दे रखे हैं। अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे। एआर जब मैं सेट करती हूँ एसी से ऊपर तब मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, यस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। आपको कंडीशन पहचाननी है कि इस कंडीशन में कौन सी बात कही जा रही है, उससे हमारा आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताओ मोनोपोली में टू कॉज सोशल वेलफेयर लॉस। सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी का लॉस, सोसाइटी का लॉस मतलब कंज्यूमर का लॉस है, प्रोड्यूसर का लॉस। किस वजह से होता है ये, डेड वेट लॉस की वजह से होता है, क्योंकि मार्केट में इनएफिशिएंसी होता है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आपको आज सारी चीजें क्लियर हुई हो। किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो वो पूछना मत भूलिएगा, आप पूछ सकते हैं कभी भी। और वैसे आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो गई होगी। एक बार ही कर्व आप खुद से बनाइएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दी जेआरएफ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।